के साथ-साथ उन पर अनुसंधान भी कॉलेज न्यू दिल्ली में प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हैं। आपने एसपी मेडिकल कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान से एमबीबीएस एवं एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जयपुर राजस्थान से एमडी सेक्रेटरी में की है। आपने विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। वर्तमान में फरवरी 2020 से लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमडी सेक्रेटरी स्टूडेंट के पर्यवेक्षक के तौर पर भी मान्यता प्रदान की गई है। आपकी उपलब्धियां अनेकों हैं। कुछ उपलब्धियों के बारे में यहाँ उल्लेख करना उचित होगा। नंबर 1, एमडी एंड डीएनबी एग्जामिनर, एक्सटर्नल एग्जामिनर ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, on panel of UPSC and other state selection commissions for recruitment of secretary faculty, on panel of ESIC for recruitment of secretary faculty, co-investigator in ICMR funded for projects, awarded at national conference, multiple publication and projects। बहुत सारे इनके पब्लिकेशन भी प्रकाशित हुए हैं। ITBP के हिमवीर जिन परिस्थितियों में काम करते हैं, निश्चित रूप से यह कार्यशाला उनको वरदान साबित होगी, उनके लिए लाभप्रद होगी। हमारा सौभाग्य है कि हम और हमारे साथी हिमवीर विभिन्न फॉर्मेशन से, देश भर में फैली फॉर्मेशन से और सीओबी से जुड़ गए हैं और अगर वो इनकेस इस सत्र को नहीं सुन पाते हैं तो वे इस प्रोग्राम को यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से कभी भी देख सकते हैं। व्याख्यान सत्र के बाद में यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यह लैंडलाइन नंबर पहले भी आपसे शेयर किया गया है, फिर भी यह नंबर पुनः एक बार रिपीट करना चाहूँगा। आप अपना प्रश्न जरूर रखें। नंबर है 01124349484। रिपीट 01124369484। अब इस सत्र को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं अनुरोध करना चाहूँगा महानिरीक्षक महोदय से कि आएं और अपने विचार व्यक्त करें। हेलो, सबसे पहले मैं आईटीबीपी की तरफ से डॉक्टर शिव प्रसाद का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि जो आज आपकी टॉक होगी उससे हमारे जो हिमवीर हैं लाभान्वित होंगे। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा आपकी टॉक के पहले आमतौर से जो हम लोग का अनुभव रहा है अपने जवानों का, क्यों आवश्यकता पड़ रही हम लोग को स्ट्रेस कम करने के लिए, इस पे चर्चा आपको बुलाया है। हमारे जवान छुट्टी पे जाते हैं, कुछ पारिवारिक समस्या होती है, वो पारिवारिक समस्या को कैरी फॉरवर्ड करते हैं हमारे यहाँ नौकरी में। एट टाइम्स जो हमारे सुसाइड केसेस हुए हैं उसमें अधिकतर सुसाइड केसेस में देखा गया है कि पारिवारिक समस्या की वजह से जवान घर से छुट्टी से आया और उसने अपनी सुसाइड किया है। एट टाइम्स हमारा जो काम का भी स्ट्रेस होता है लोगों को, हो सकता है कि कभी किसी को उतनी अवकाश ना मिले जितनी अवकाश चाहता है, क्योंकि अवकाश देने की भी एक लिमिट है। बट हमारे यहाँ जो है ये देखा गया है कि आमतौर से जो वर्किंग एनवायरनमेंट है आईटीबीपी का ठीक है। हर जवान, मोस्टली जवान 3 बार छुट्टी जाता है साल में और उस वर्क के पॉइंट से काफ़ी संतुष्टि है। फिर भी मैं चाहूँगा कि आपकी जो वार्ता है, जो आपका जो टॉक है, वो केंद्रित रहे कि जो स्ट्रेस है, जो आजकल नई जनरेशन है, अधिकतर केसेस में देखा गया है कि जवान छुट्टी गया, उसकी वाइफ, सास बहू का झगड़ा, उसके वाइफ को एक्सेप्टेबिलिटी घर में, या सास का जो है ट्रीटमेंट ठीक से नहीं, तो उस तरीके से इस तरीके की समस्या इनके उसमें आती हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपने टॉक को केंद्रित करें इस पे कि जिसमें कि हमारे जवान जो हैं लाभान्वित हों। मैं सभी जो फील्ड फॉर्मेशंस जो हमारी लिंक्ड अप है इस समय, उनसे मैं चाहूँगा कि सीरियसली इस
वार्ता को आप सुने। डॉक्टर शिव प्रसाद बहुत क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट है और बड़े अनुभवी हैं। इनका बहुत जगह इन्होंने अपनी टॉक्स दी हुई हैं। इन बातों का फायदा कुछ का डेटा नहीं बना सकते, बट इन टॉक्स का फायदा वाकई पहुंचता है सब जगह। तो मैं चाहूंगा आप सब बहुत सिंसियरली इनके टॉक को सुने, और मैं डॉक्टर साहब को फिर से आमंत्रित करता हूं, और मैं चाहूंगा कि आपसे हमारा संबंध हमेशा बना रहे और आपकी वार्ता से हम सबको फायदा पहुंचेगा। डॉक्टर शिव प्रसाद। मैं डॉक्टर शिव प्रसाद को आमंत्रित करने के पहले मैं चाहूंगा डॉक्टर प्रशांत मिश्रा, जो हमारी फोर्स के सेक्रेटरिस्ट हैं, वो भी एक बार अपने संबोधन करते हुए सभी फील्ड फॉर्मेशंस को डॉक्टर शिव प्रसाद का स्वागत करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं महानिदेशालय और जो ग्रीवेंस वेलफेयर शाखा है आईजी सर के अंडर में, इनका धन्यवाद देना चाहता हूं जिनकी पहल पे ये प्रोग्राम हो रहा है। और निश्चित प्रोग्राम का निश्चित ही तौर पर जितना फीडबैक मिल रहा है और जिस तरीके से जब जब मैंने विजिट किया है और जवानों से वार्तालाप किया तो पता लगा कि जो भी चीजें उन्हें समझ में आई हैं उनका कहीं ना कहीं उनके परिवार और उनके जीवन में इसका फायदा हुआ है। तनाव या स्ट्रेस के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा जरूरत यह समझने का है कि तनाव का दुष्प्रभाव दो तरीके से आपके ऊपर पड़ता है, बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में जब दिमाग में या ब्रेन के अंदर जो न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उनमें उतार चढ़ाव आता है, और फिजियोलॉजिकल में आपके शरीर पे उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, जिसके चलते ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जिसे बोलते हैं, डायबिटीज है, या हृदय रोग संबंधित जो बीमारियां हैं, इन सब में जब रिसर्च की गई तो ये पाया गया कि तनाव का बहुत बड़ा इसके अंदर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है, और जिसकी वजह से इन बीमारियों को बढ़ावा मिलता है। हम लोग आज जो सत्र आरंभ करने जा रहे हैं इसमें तनाव और मानसिक अवसाद जिसे डिप्रेशन कहते हैं उसके ऊपर हम लोग मुख्यतः चर्चा करेंगे। हम सभी लोग इन परिस्थितियों से भली भांति परिचित हैं। हमारी नौकरी की जो परिस्थितियां हैं, जैसा आईजी सर ने कहा, उनके बारे में हम सभी लोग भली भांति परिचित हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो समय समय पे हम लोगों को दोहराने की जरूरत है, ताकि हम अपने अंदर उन चीजों में एक शक्ति दे सकें, छोटी मोटी परिस्थितियों से विचलित ना हो। बिकॉज घर में रोजमर्रा की परिस्थितियों में तनाव उत्पन्न होना एक आम बात है, चाहे वो मैरिटल डिस्कॉर्ड हो, फैमिली इशू हो, बच्चों की पढ़ाई हो, या फाइनेंशियल इश्यूज हो। तो इन्हीं सब चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि मेरा आग्रह रहेगा डॉक्टर शिव प्रसाद जी से कि कुछ इसमें डिटेल में जरा बताएं, ताकि जवान ये समझ पाए कि अर्ली वार्निंग साइंस क्या है, किन चीजों को अगर किसी को तनाव होता है और उसके बाद उसमें लक्षण पाए जाते हैं तो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से उनमें तनाव के बाद डिप्रेशन, एंजाइटी या और मानसिक रोग उत्पन्न होने की संभावना रहती है। दूसरा मेरा ये रहेगा कि आप अवश्य बताएं, क्योंकि लोगों को एक मिथ रहता है, जब भी कभी इस प्रकार के कोई मानसिक रोग आते हैं तो पहले लोग फेथ हीलर के पास जाते हैं, स्पिरिचुअल गुरुज के पास जाते हैं और एक डिनाइल मोड में रहते हैं, हमें तो ये परेशानी हो ही नहीं सकती। उसके अलावा तीसरा रहेगा कि जो ट्रीटमेंट पॉलिसी है, लोग बाग ये सोचते हैं कि जैसे हमें बुखार हुआ, जैसे हमें इन्फेक्शन हुआ, हमने 1 महीने डिप्रेशन की दवाई खा ली, अब हम ठीक हो गए, अब हमें दवाई की जरूरत नहीं है। डॉक्टर शिव प्रसाद से मेरा बहुत पुराना एसोसिएशन है। हम लोग अक्सर नेशनल कॉन्फ्रेंस में, एम्स में, जहां भी कहीं हम लोगों की कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, हम लोग मिलते रहते हैं। और आप भली भांति सीआरपी, आईटीबीपी, बीएसएफ जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनसे परिचित हैं,
और अक्सर आप इन लोगों के केसेस को बहुत देखते हैं और आपका काफी अनुभव होने की वजह से जब वार्तालाप हुआ है तो आपने बहुत से अच्छे सुझाव दिए। अंत में ज्यादा समय न लेते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर शिव प्रसाद को और सबसे पहले उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया और समय निकालकर आज हमारे बीच उपस्थित हुए। धन्यवाद डॉक्टर शिव प्रसाद। प्रिय दर्शकों, जय हिंद। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आईजी साहब और डीआईजी साहब का, जो इन्होंने निश्चय एक पहल, बहुत ही अच्छा और सुंदर कार्यक्रम है, जो आप एक स्वस्थ वातावरण में अपनी बातें रखने के लिए, सुनने के लिए आप लोगों तक ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने शरीर से लेके मानसिक परेशानियां और बहुत सारी चीज़ों के लिए ये प्रोग्राम चलता है और समय समय पर आप लोगों को ज्ञानवर्धक बातें और ये देता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर प्रशांत मिश्रा जी का, और जिन्होंने मेरे को इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया, और मैं इनके जो बेस आईटीबीपी बेस हॉस्पिटल टीकरी उसमें भी जा चुका हूँ, और इन्होंने अभी तो शायद इनके पास काफ़ी मनोचिकित्सक होंगे। एक टाइम था जो इन्होंने आईटीबीपी में एकमात्र जो मनोचिकित्सक और इस विषय को संभाल रखा था, इस डिपार्टमेंट को इस ऊंचाइयों तक ले गए हैं। तो आईटीबीपी के जैसे मेरा जिस हॉस्पिटल में मैं काम करता हूँ वो भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे भी पहले मैं इससे पहले रामनोर लोहिया हॉस्पिटल में काम करता था, तो वहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और सभी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के जवान आते हैं। तो पर अब उस टाइम पे क्या हमें ज़्यादा पता नहीं था कि इतने साइकेट्री है, वो दूसरे डिपार्टमेंट्स में मेरे को पता नहीं, पर आईटीबी में है तो हम तो आजकल सर के पास ही भेज देते हैं, भैया आपके वहाँ पे सर हैं तो आप उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। अभी जिस हिसाब से मानसिक परेशानियां बढ़ रही हैं, और अभी जो डाटा हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के, जो लगभग पहले सभी में 3,584 के करीब थे, जो अभी इन दिनों लगभग 4,986 के करीब हैं, जो लगभग 38% के करीब स्पाइक है। ये अपने को सोचना और समझना चाहिए। ये सभी ओवरऑल जनरल पॉपुलेशन में ही भी इनकी संख्या है, बढ़ती जा रही है। ये सैन्य बलों के लिए नहीं, सभी दूसरे विभागों में, दूसरे एक आम जनता में, आम पब्लिक में भी इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उसके बहुत सारे कारण हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, अपने जो लाइफ स्टाइल्स है, अपनी अपेक्षाएं हैं, और जो जीवन शैली है, वो बहुत सारे इसमें कारण हैं। और इस कारण नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, मानवाधिकार आयोग ने भी इसके लिए पहल की है कि सभी की, इवन जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, इन पे भी विशेष ध्यान दिया जाए। सभी इंसान होते हैं, इसमें इन बीमारियों से कोई इम्यून नहीं है, किसी को इतना प्रतिरोधक उससे वो नहीं है कि इम्यून है कि मेरे को ये बीमारी नहीं होगी। ये सभी जाति, धर्म, उम्र सभी में हो सकती है, गरीब में भी हो सकती है, अमीर में भी हो सकती है, मध्य वर्गीय परिवार में भी हो सकती है, जवान में भी हो सकती है, डॉक्टर्स में भी हो सकती है। तो कभी बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि मैं तो इतना स्ट्रोंग हूँ, इतना ताकतवर हूँ, मेरे में कैसे हो सकती है। और कई बार हमने देखा है कि जैसे इन बीमारियों के बारे में कि यार तुम तो जवान हो, तुम्हें ये कैसे हो सकती है। तो स्थिति परिस्थिति के कारण भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बीमारियां लग सकती हैं। तो इसलिए अपने को इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जो आज अपने जो विषय चुना है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, अवसाद, डिप्रेशन और तनाव, जिसका विषय है सैन्य कर्मियों में डिप्रेशन और तनाव। हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की बाजी लगा देते हैं। उन्हें भी जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और हर चुनौती का वो डट सामना करते हैं।
उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर देती हैं। सफलताओं और चुनौतियों भरे कार्यों में वे कई बार अपने आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य को बाधित महसूस कर लेते हैं। डिप्रेशन और तनाव ऐसे मानसिक रोग हैं जो सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि सैनिकों का भी व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन होता है। एक नॉर्मल इंसान की तरह वो भी इंसान होते हैं, उनका भी सामाजिक जीवन होता है, उनकी भी परिवार होता है, उनके भी एक हायरार्की होती है, सीनियर्स होते हैं, बॉस होते हैं, तो सभी में वो सिस्टम बना हुआ है और उन्हें भी मानसिक रोग हो सकते हैं। इसमें कोई शर्म नहीं है, बल्कि हमें उनके साथ हैरानी की जगह सहानुभूति और सहयोग का संकल्प लेना चाहिए। सैनिक भी इंसान हैं और उन्हें भी समस्याएं हो सकती हैं। इस बात को स्वीकारना उदारता होगी और सहयोग देना हमारा पहला कदम होगा। सैनिक को इस विषय पर जागरूक करने की आवश्यकता है कि डिप्रेशन और तनाव क्या है। इनकी सामाजिक व्यक्तिगत पहलू को समझने की भी आवश्यकता है। तनाव और डिप्रेशन दोनों ही मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े अहम मुद्दे हैं। इन दोनों की स्थितियों को सही तरीके से समझना व पहचानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के समय में हम सब इनके बारे में सुनते हैं, लेकिन दोनों के अंतर को समझना भी जरूरी है। हालांकि दोनों ही आत्मिक व मानसिक तनाव की स्थितियों को संकेत देते हैं, परंतु इनमें अंतर होता है। और ये जो भी तनाव, अवसाद, उन्माद, ये सब बायोसाइकोसोशल मॉडल पे काम करते हैं। इनमें कभी बहुत सारी भ्रांतियां हैं, उनसे हमेशा वो दूर रहना चाहिए। लोग बाग अपनी राय, हर एक आदमी अपनी राय व्यक्त करता है कि ये बीमारी है ही नहीं, ऐसे है। इसको भी समझना चाहिए, उसके तह तक जाना चाहिए कि किस कारण से है, क्यों है, कब से है। हर चीज का अपने को उसका वो करना चाहिए। इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, सोशल फैक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। तनाव यानी स्ट्रेस एक सामान्य प्रतिक्रिया है जो हमारे शारीरिक व मानसिक प्रणालियों को किसी प्रकार की आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। तनाव हमारे शरीर का एक प्रकार की जागरूकता प्रदान करती है जो हमें खुद कुछ करने को तत्परता करता है। इसमें हमारी शारीरिक प्रतिक्रिया बदल सकती हैं, जैसे कि हृदय की धड़कन, पसीना आना, अत्यधिक चिंता की भावना। ये आमतौर पर किसी असामान्य स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में आता है। और जैसे कि आप काम की जिद, परीक्षा की तैयारी या किसी अच्छे मौके का इंतजार करना। और तनाव लाइफ में, जीवन में होना बहुत जरूरी है। जैसे एक यूज स्ट्रेस होता है, उसमें जब तक अपने वो अच्छे फायदे का स्ट्रेस होता है, जब तक अपने अंदर स्ट्रेस नहीं होगा अपनी क्षमताओं का पूरा वो दे नहीं पाएंगे, डिसिप्लिन में नहीं रह पाएंगे। अब सुबह एक जवान को या डॉक्टर को, किसी को भी अपना कार्यशैली के लिए जाना पड़ता है, तो उसमें उसको तनाव होना जरूरी है। नहीं तो वो टाइम पे उठेगा नहीं, अपने कार्य वो नहीं करेगा। तो इसलिए इसको यूज स्ट्रेस कहा जाता है और ये अच्छा माना जाता है। इसमें डिसिप्लिन में रहता है इंसान और अपनी क्षमताओं की जो एफिशिएंसी है उनको भी ज्यादा पूर्ण रूप से कर पाता है और उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। तो ये जब कई बार ये अक्सर देखा गया कि मैं तो तनाव में हूँ, तो हमेशा ये पूछना चाहिए किस चीज का तनाव है, कैसे तनाव है और कितने टाइम से तनाव है। और ये एक कॉमन लेमैन की लैंग्वेज में बहुत सारे लोग बाग को छोटा सा भी हो जाए, मेरे को किसी सीनियर ने डांट दिया, मेरे आला अधिकारी ने वो कर दिया और मैं तो बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ। और तो उस चीज को अपने को देखना चाहिए, उसकी तह तक जाना चाहिए। तो ये नहीं है कि आप मतलब डांट दिया तो आप दुखी हो जाओगे, डिप्रेशन में आ जाओगे। ऐसे डिप्रेशन में कभी वो नहीं आते।
डिप्रेशन के लिए अलग से स्थिति परिस्थिति वो होता है, जबकि डिप्रेशन एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या है जो परेशानियों, असंतुलन और अत्यधिक समय तक चलने वाली उदासीपूर्ण भावनाओं के साथ आती है। ये तनाव से अधिक गहरा है। जब तनाव की क्षमता ज्यादा बढ़ जाती है, अत्यधिक तनाव हो जाता है और वो लंबा खिंच जाता है, तो फिर वो डिप्रेशन का रूप, अवसाद का रूप ले लेता है। इसमें स्ट्रेस के साथ साथ व्यक्ति को अपनी रुचियां और खुशियों में कमी महसूस होने लगती है और कई बार वह खुद को अकेला महसूस करता है। डिप्रेशन लंबे समय तक बना रह सकता है और इसमें व्यक्ति की दिनचर्या, आत्ममूल्यता, सेल्फ इवैल्यूएशन और सामाजिक संबंधों में भी गिरावट हो सकती है। तनाव आपातकालीन परिस्थितियों के कारण हो सकता है, जबकि डिप्रेशन व्यक्ति की मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। सारांश में दोनों में ही मानसिक रोग हैं, लेकिन इन्हें हमें सही तरीके से पहचान कर और उन्हें सहारा देने की कोशिश करनी चाहिए। स्ट्रेस और डिप्रेशन से जुड़ी समस्याएं अगर बढ़ जाएं तो उससे कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं जो व्यक्ति को परेशान कर सकती हैं। कुछ आम समस्याएं मैं अभी आपके सामने जिक्र करूंगा और इसमें हमेशा अपने को कभी इस स्टिग्मा नहीं होना चाहिए कि मेरे को मानसिक परेशानी हो गई और अब क्या होगा, मैं तो अब कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। ऐसा कभी वो नहीं सोचना चाहिए। एक जैसे और बीमारियां होती हैं, डायबिटीज होती है, ब्लड प्रेशर होता है, थायराइड होता है, ऐसे ही ये बीमारी होती है। उसको समझना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए और उसका क्या इलाज संभव है, ये एक जो मनोचिकित्सक या जो आप समझते हो कि आपको सही दिशा में ले जा सके, आपको सही राय दे सके, उनसे आप इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं और अपने जो लक्षण हैं वो उनको बता सकते हैं। और हमेशा जब लक्षण बताते हैं और जो समस्याएं, यदि आप मानसिक रोग विशेषज्ञ से सलाह करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो इन बीमारियों को भली भांति से जानते हैं और वो आपको सही राय दे सकते हैं और यदि जो वो कहते हैं उसी हिसाब से आपको करना चाहिए। कई बार ये भी लोगों में ये भ्रांतियां हैं कि यदि आप एक बार दवाई चालू कर दोगे तो जिंदगी भर आपको दवाई लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता, एक समय होता है, उस टाइम तक हम दवाई देते हैं और फिर स्थिति परिस्थिति को देख के, आकलन करके, उसके लक्षणों का देख फिर हम आगे करना है या नहीं करना है। और जब भी आप अपनी खुद की राय नहीं बनाएं, इसमें हमेशा जो आपके डॉक्टर साहब हैं, मनोचिकित्सक हैं, या आप प्राइवेट में दिखा रहे हैं, सरकारी में दिखा रहे हैं, कहीं पे भी उनसे सही समय पे उपचार लेते रहें और वो जैसे कहें उनकी अनुपालना करते रहें। इसमें हमने ये मैं अभी जो लक्षण है, जैसे शारीरिक की स्वास्थ्य की समस्याएं होती हैं, ज्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन के कारण नींद की कमी, इसमें कई बार नींद की कमी भी हो सकती है, नींद ज्यादा भी आ सकती है। कई बार यूं नहीं होना चाहिए कि जैसे मतलब मेरे को नींद नहीं आ रही, तो इसमें कई बार ये होता है कि नींद ज्यादा भी आ सकती है। उसमें सारे दिन इंसान क्या है, चारपाई पे ही वो रहने की कोशिश करता है। तनाव और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आत्महत्या की भावना भी आ सकती है। डिप्रेशन में व्यक्ति को अपने आत्ममूल्य की कमी की भावना हो सकती है। वो अपने आप को यो मान लेता है, मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो सब कुछ खत्म हो गया, सारे संसार खत्म हो गई, मैं आगे जीवन में कुछ कर नहीं सकता, तो जिससे वह अपने जीवन को खत्म करने की दिशा में सोच सकता है। और यदि कई बार इसमें गंभीरता ज्यादा होती है, सीवियरिटी ज्यादा होती है, तो कई बार इंसान गलत कदम भी उठा लेता है। सामाजिक अलगाव, स्ट्रेस व डिप्रेशन में व्यक्ति अपने परिवार और दोस्तों से दूर हो जाता है, जिससे वह अकेलापन महसूस कर सकता है और किसी से बात नहीं करने की इच्छा होना, लोगों से मिलना नहीं। और जो अक्सर ये देखा जाता था कि वो हमेशा हर विवाहों में, शादियों में, कोई सामाजिक फंक्शंस होते थे उनमें आते थे, पर उस टाइम पे वो उनका जाने का मन नहीं करता। लोग बागों को
कईयों को ये भी हो सकता है कि ये क्यों नहीं आ रहा, ये कई बार यदि वो उसके पास पैसे की ज्यादा होते हैं तो वो ये सोचने लगते हैं ये पैसे वाला हो गया इसलिए नहीं आ रहा, या कई बार वो कुछ फील्ड में काम कर रहा है तो उसको यूं लगता है कि ये थोड़ा अपने आप को बड़ा समझ रहा है, जबकि उसकी खुद की परेशानियां हैं, वो हमें समझना चाहिए। कभी भी इंसान के उसको ये नहीं, उस किसी चीज में यदि वो है तो उसका ऐसे आकलन नहीं करना चाहिए कि ये क्यों नहीं आ रहा, उसकी समझना चाहिए क्यों नहीं आए, कैसे नहीं आए, ये है। तो एक हमेशा यूनिडायरेक्शनल कभी आपको अपने वो आइडियाज नहीं बनाने चाहिए कि ये इसलिए नहीं आए। उदासी और असफलता की भावना, जिसमें इसमें व्यक्ति में उदासी और असफलता की भावना हो सकती है, जिससे उसका उत्साह और सकारात्मक दृष्टिकोण कम हो सकता है। पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होती, हमेशा उसको नकारात्मक ही सोचता रहता है, ये होगा, कैसे चलेगा, तो अपने ज्यादातर समय में वो यही सोचता रहता है। ज्यादातर समय और ज्यादातर दिन, मतलब पूरे दिन में लगभग यही उसके विचार आते रहते हैं। पारिवारिक संबंधों में भी तनाव हो जाता है। स्ट्रेस व डिप्रेशन के कारण परिवार में तनाव पैदा हो जाता है, जिससे व्यक्ति को अपने परिवार के सहयोग नहीं मिल पाता, क्योंकि वो उसकी तो खुद की ग्रस्त है, वो बीमारी से ग्रस्त है, तो वो कई चीजों में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, कई चीजों में वो ढंग से इन्वॉल्व नहीं हो पाता, इसलिए वो ये सोचते हैं कि ये आ नहीं रहा, ये कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन, जबकि उसकी वो खुद बीमार कुछ चीजों से जूझ रहा है, इस कारण वो नहीं आ रहा। तो इसलिए उसको हमेशा सहयोग करना चाहिए। और कई बार हमने देखा है कि नशा और इसका अधिकतम उपयोग, स्ट्रेस और डिप्रेशन से निपटने के लिए व्यक्ति नशीले पदार्थों का, ज्यादा शराब पीने लग जाएंगे, ज्यादा यदि तंबाकू खा रहे हैं तो बार बार तंबाकू खाने लग जाते हैं, बार बार सिगरेट पीने लग जाते हैं, जो जितनी उनकी मात्रा होती है उसमें उनका ज्यादा बढ़ जाती हैं वो, और जो इन्हें अधिक परेशानियों में डाल सकता है। कई बार ये भी देखा गया है, लोग बाग भांग का, गांजे का भी बहुत ज्यादा सेवन करते हैं कि इससे मैं थोड़ा, वो एक क्षणिक आपको इस चीज से निजात पा सकते हो, परंतु ये नहीं है कि आप इसको ले लिया तो आप ठीक हो गए। एक क्षणिक के लिए, कुछ समय, कुछ घंटों के लिए आप इस चीज से बाहर निकल सकते हो, पर जो अंदर जो चल रहा है उससे अपन बाहर नहीं निकल सकते जब तक हम अपनी सही चीजें बताकर सही सलाह नहीं लेते। इन समस्याओं को सामना करने के लिए सही सारा, मानसिक रोग चिकित्सक की मदद और परिवार का समर्थन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति स्ट्रेस और डिप्रेशन से सामना कर रहा है, कुछ कदम उठाए जा सकते हैं जो उनकी स्थिति में सुधार कर सकते हैं, जैसे कि सही समर्थन प्राप्त करें। परिवार और दोस्तों का साथ हमेशा सहारा प्रदान करता है। हमेशा अपने दोस्तों से ज्यादा बात करो, जो साथ में है उनसे बात करो, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, मैं इतने टाइम से ये है, तो उससे कम्युनिकेशन गैप नहीं रहना चाहिए हमेशा परिवार वालों से। यदि आपके तो अधिकारी, उच्च अधिकारी भी इतने बढ़िया होते हैं, वो भी समझते हैं, तो उनसे भी डायरेक्ट जाके आप बात कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम का जिक्र कर सकते हो कि मैं इस चीज से जूझ रहा हूँ, इतने टाइम से जूझ रहा हूँ। फिर आपको या तो मेडिकल ऑफिसर हैं वो देंगे, वो आगे आपको फॉरवर्ड, जो आपके विशेषज्ञ हैं उनके पास आपको भेज देंगे। और ये चीजें अकेलेपन, व्यक्ति को अकेलेपन से भी बचाती हैं। मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सक की सलाह लें। एक मानसिक रोग चिकित्सक से मिलकर बात करना और सलाह लेना, आवश्यक हो तो दवा लें, जिससे व्यक्ति की अपनी समस्याओं को सही दिशा में ले जाया जा सकता है। नियमित व्यायाम करें। नियमित व्यायाम मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करता है। ये तात्कालिक स्तर पर हार्मोन्स बनाए रखने में मदद करता है। व्यायाम द्वारा हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। इससे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और अच्छा लगता है। आप शुरू में जो भी इस टाइप की है व्यायाम है, इसीलिए आपका डिसिप्लिन होता है, फोर्सेज में सुबह उठना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, ये चीजें आपके लिए बहुत सहायक है। कई बार यूं लगता है मेरे को क्यों कराई जा रही है, इससे आपकी सिंसियरिटी, रेगुलरिटी, नियमितता, ये सभी बनी रहती हैं। और एक बार सुबह थोड़ी परेशानी होती है उठने में, बाद में आपको पूरे दिन अच्छा लगेगा और आप फिजिकली फिट रहेंगे। स्वस्थ आहार लेना भी, आप लोगों के लिए जो आहार मैस में दिया जाता है वो एक बैलेंस डाइट होती है, हर चीज का वो ध्यान में रखा जाता है। इसको भी जो आपके डाइटिशियन हैं बनाते हैं कि इतनी प्रोटीन्स होनी चाहिए, इतने कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, इतने मिनरल्स होने चाहिए, ये होने चाहिए, तो ये उसी हिसाब से बनाई जाती है। तो एक स्वस्थ आहार भी
लेना बहुत जरूरी है, जिससे आपके शरीर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो उनकी पूरी भरपूर हो, कोई चीज किसी चीज की कमी नहीं हो, और अच्छा खान पान इसमें बहुत है। फल, सब्जियां, अनाज और पर्याप्त पानी पीना अच्छा होता है। रिलैक्सेशन टेक्निक भी सीखें, जैसे ध्यान है, योग है और प्राणायाम मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करते हैं। इनमें हम धीरे धीरे शांति और स्थिरता की अनुभूति होती है और तनाव को कम करने में सहायक हो सकती है। कंप्यूटर या मोबाइल का सही तरीके से इस्तेमाल करें। आजकल हमने देखा है गैजेट्स का इसका बहुत बड़ा रोल है। लोग बाग ज्यादातर समय में उन्हीं को देखते रहते हैं, पोस्टें ऐसी देखते रहते हैं जिससे उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और नेगेटिव चीजें ज्यादा देखने से भी इंसान को बहुत उसके ब्रेन पे इम्पेक्ट पड़ता है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा यदि कोई काम की विषय है उस पे, हाँ, ये हम नहीं कह सकते कि इसको कम्प्लीटली बंद कर दो, जो आपके काम के लिए आज ये जिंदगी का एक पार्ट हो गया, तो इसके बगैर तो हमारी बहुत सारी चीजें, ऑफिशियल वर्क्स भी इसी पे आते हैं, असाइनमेंट्स भी आते हैं, तो इसको रखना तो जरूरी है। पर वो काम की चीजें देखें, एक समय बांधें, स्क्रीन टाइम को कम करें, और जो इसके ऊपर और भी यूट्यूब है या और कोई प्रोग्राम्स है वो देखें, वो अच्छे वाले प्रोग्राम देखें जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले, सकारात्मक सोच हो, और जिससे आपको अच्छी शिक्षा मिले, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इनका इस्तेमाल करना, और आवश्यकता हो तो छोड़ भी सकते हैं यदि बहुत ज्यादा नहीं हो। कई बार आजकल लोग बाग बाहर इसीलिए जाते हैं कि मैं उस एरिया में हूँ, और आपको भी, आप कई बार फेस भी करते होंगे जहाँ नेटवर्क नहीं होता होगा, तो उस टाइम पे शायद कुछ समय के लिए ऐसे अच्छा भी लगता होगा कि आज कोई घंटी नहीं बज रही, बहुत ही शांति का सा माहौल है। डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए लोग बाहर कई बार ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं हो, कोई उस हिसाब से। अतः आवश्यक है इन्हीं सुझावों को पालन करना, और सही व्यक्ति का सहारा लेना स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करने में मदद कर सकता है। यदि समस्याएं बनी रहें तो मानसिक रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। सैन्य कर्मियों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों की आवश्यकता है, जो आप निश्चय पहले किए चल ही रहा है। इन समस्याओं से निकलने में सही रास्ता प्रदान करते हैं। ये कार्यक्रम उन्हें सामाजिक समर्थन, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से मुफ्त सहायता, सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य परामर्श प्रदान कर सकते हैं। सैनिकों को इस तरह की सुरक्षित माहौल में अपनी बात करने का आत्मविश्वास मिलेगा और उन्हें आवश्यक समर्थन प्राप्त हो सकेगा। इनके अलावा आपसी सहानुभूति और समर्थन के लिए हमें समाज में सामूहिक संगठनों का निर्माण करना चाहिए, जो सैन्य कर्मियों को उनकी समस्याओं को साझा करने और उन्हें सहानुभूति दिखाने में मदद कर सकता है। लोगों को इस बारे में शिक्षित करना, उन्हें सैन्य कर्मियों के प्रति सहानुभूति बढ़ाने के लिए हम समूह और समाज को साथ मिलकर काम कर सकते हैं। समाज को भी इसमें योगदान करना चाहिए। सैनिकों को सहयोग, जब वो छुट्टी में जाते हैं तो उनके साथ हमेशा बहुत ही सौहार्दपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। उनकी, वो ऑलरेडी इतनी अपने दुर्गम जगह जाके अपनी ड्यूटी करके आ रहे हैं, तो उनके साथ व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। और जब वो घर से, ऐसे आईजी साहब ने बताया था कि कई बार वो छुट्टी आते हैं, यहाँ से जाते हैं जब ठीक होते हैं, जब घर वहाँ से आते हैं तो आते ही कई बार प्रॉब्लम में होती है उनको, इसलिए उनको कई कदम उठाने पड़ सकते हैं उल्टे सीधे। तो हमेशा उन, जब भी वो जाएं या छुट्टी काट के दें, तो उनके साथ आपका सकारात्मक व्यवहार होना चाहिए। वो, आप यहाँ से तो जब वो घर पे आते हैं तो बहुत कुछ उम्मीदें लेके आते हैं, और उन उम्मीदों पे ही आप उनको सहयोग करें, उनकी हर चीज को समझें, वो उनकी भावनाओं को समझें, उसका वो कदर करें, तो उससे उनके लिए भी ठीक रहेगा। सैनिकों को सहयोग व समर्थन के लिए वातावरण बनाया जाना चाहिए। उन्हें मानसिक स्वास्थ्य की महत्ता के बारे में एहसास कराना चाहिए। वे हमारे लिए अपने जीवन को अद्वितीय समर्पण करते हैं। हम सभी लोगों के लिए सरहद पे वो अपनी सेवाएं देते हैं, कितने बहुत ही निम्न तापमान पे, कई बार तो ऐसा होता है माइनस पे वो अपनी कर रहे हैं, सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं। जो आज हम यहाँ बैठे हैं बहुत ही सुरक्षित उन्हीं के देन और उन्हीं के योगदान से हम यहाँ बैठे हैं। आत्मविश्वास, और इसी से उनका आत्मविश्वास पैदा होता है। अंत में मैं अपनी बात को विराम देते हुए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि हमें सैनिकों को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को समझते हुए उन्हें सहयोग प्रदान करें।
व उनसे जुड़ी सक्रिय योजनाओं को बनाना चाहिए। जैसे ये सक्रिय योजना है, ये निश्चय पहल है, ये बहुत अच्छी पहल है। इससे आप अपनी कुछ के आपके मन में जो चल रहा है उसके बारे में भी आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, अपने आदान-प्रदान कर सकते हैं और निसंकोच आप कुछ भी आपको जो समस्या है उसके बारे में पूछ सकते हैं। और कई बार इन बीमारियों से, अवसाद से, तनाव में आके इंसान इधर-उधर भटकता रहता है। उसको बीमारी तो अवसाद की होती है, तनाव की होती है, पर वो फिजिशियंस के पास जाता रहता है और या जैसे मतलब रिलीजियस, हाँ, आपकी श्रद्धा है, आपकी आस्था है, आप भगवान में विश्वास करें, उसके लिए मैं नहीं कर रहा। वो जाना भी चाहिए, करना भी चाहिए, पर आप उस जो अपने अंदर चल रहा है उसको भी आपको समझना चाहिए। कई बार मैजिकल ये वो सोचते हैं कि जादू से ये कर लेंगे या उसमें ये माता आ रही है, उसका आजकल ये सही व्यवहार नहीं है, तो वो मानसिक परेशानी से ग्रस्त हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि जैसे अक्सर पेशेंट पहले फिजिशियंस के पास, औरों के पास जाता रहता है, जबकि उसकी जांचें नॉर्मल होती हैं। उसकी जो शिकायतें होती हैं बड़ी वैग सी होती हैं, कोई सिर दर्द कर रहा है, जबकि आप उनके पास देखोगे उनकी जांचें सारी होती हैं, एमआरआई भी कराई होती है, अल्ट्रासाउंड भी कराए होते हैं, ब्लड के सारे इन्वेस्टिगेशन है, तो फिर भी नहीं हो रहा तो आप एक बार मनोरोग चिकित्सक से मिलें और अपनी समस्याएं बताएं। हो सकता है वो आप में जो छुपी हुई चीजें हैं, जिस चीज से आप ग्रस्त हो, उसको पहचान पाएं और आपको सही राय दे सकें। तो हमेशा इसमें कभी आपको वो स्टिग्मा नहीं होना चाहिए और कभी अपने आप को कमजोर महसूस नहीं करना चाहिए कि ये बीमारी होगी तो मैं कैसे निकल पाऊंगा। ये एक जो भी सिस्टम बना हुआ है, अपने प्रकृति में रह रहे हैं, एक हर चीज का एक वो होता है, किसी को भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही हम जो स्टडीज कर रहे हैं, ये देखा गया है, अभी नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे है, उसमें हर 20 में से एक को डिप्रेशन है, जबकि मैं तो ये कह रहा हूँ इससे इवन कम ज्यादा है। जो हो सकता है कई बार अपने सर्वे करते हैं उसमें प्रॉपर नहीं आते, पर और जैसे हर 10 में से एक को मानसिक रोग है, तो कोई भी हो सकता है। ऐसे कभी आप ये नहीं सोचें कि मेरे मेरे को हो गया। सबसे बड़ी यही है, अपनी बीमारी को पहचानें, अपने लक्षणों को पहचानें और सही टाइम पे सही दवा लें और अपनी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा, यदि आप मनोचिकित्सक के पास जाओगे तो आपको दवाई दी जाएगी। कई बार वो सलाह लेते हैं, कई बार आपको अपने जीवन शैली को मॉडिफ़ाई करने के लिए कहते हैं और कई बार आप उनसे बात करोगे तो भी आपको लगेगा हाँ, ये सब सही कह रहे हैं, तो आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो ये हमेशा ये भ्रम वो नहीं होना चाहिए, मिथ कि मनोचिकित्सक के पास जाएँगे तो वो दवाई देंगे और ज़िंदगी भर दवाई चलेगी। और हाँ, कोई भी दवाई है उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो उसके लिए भी आजकल अभी विज्ञान इतना आगे बढ़ गया कि नई-नई दवाइयाँ हैं, जो एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको कोई परेशानी नहीं करती और उसके भी हम यदि होता है तो उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी हम बता सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद। अब मैं हिमवीरों को प्रश्नोत्तर हेतु आमंत्रित करता हूं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शिव प्रसाद, आपने बड़ा विस्तार से हमारे हिमवीरों को इसके बारे में बताया है। डॉक्टर साहब के बताए अनुसार जो ध्यान देने वाली बातें हैं, अगर बुलेट पॉइंट्स में हम लोग उन पर चर्चा करें तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन, जल्दी से जल्दी अपने लक्षणों को पहचानना और सहायता लेना किसी भी चिकित्सक की, अपने सुपीरियर्स की या अपने परिवारजनों की या अपने मित्रों की, क्योंकि जितना जल्दी इस बीमारी के लक्षणों को पहचानेंगे और उन परिस्थितियों का सॉल्यूशन ढूंढेंगे जिनकी वजह से ये दिक्कतें आपको हो रही हैं, तो उतना ही फास्ट और जल्दी उसकी रिकवरी होगी, उतना ही अच्छा उसका आउटकम।
डॉक्टर साहब, बच्चों में भी आजकल तनाव देखा जा रहा है, तो मैं इस मौके पे चाहूंगा आप इस पे 2 शब्द जरूर बताएं कि जो यंग बच्चे हैं, 10th 11th 12th क्लास में जो बच्चे होते हैं, उनके ऊपर पढ़ाई का बहुत तनाव रहता है, तो उनमें किस प्रकार के लक्षण माता पिता को ध्यान देने चाहिए और देखना चाहिए? डॉक्टर साहब ने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। जो आजकल वैसे भी न्यूक्लियर फैमिली होती है, एक एक दो बच्चे घर में होते हैं। पहले तो क्या है कि जैसे वो भूलते रहते थे, मिलते रहते थे लोगों से, अब वो एक या दो होती हैं। तो बच्चों में हमने देखा है वो चिड़चिड़ापन हो जाता है, थोड़ा स्कूल जाने के लिए आनाकानी करना, और एक सॉरी बच्चों में चिड़चिड़ापन होना, स्कूल जाने के लिए आनाकानी करना, और उसका व्यवहार कई आप देखोगे एकदम बदल गया होता है, और वो दुखी सा रहता है। किसी चीज में आप पहले इन्वॉल्व रहता था, वो इन्वॉल्व नहीं होता। लक्षण लगभग वो ही होते हैं, पर कई उनका जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा उनमें अलग होता है, और वो कई बार हो सकता है अपनी चीजें समझा नहीं पाए। तो इसलिए हमें बीइंग ए पेरेंट और बीइंग ए गार्जियन और उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए, उनकी हर चीज में इन्वॉल्व होना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए कि समस्या है। कई बार स्कूलों में बुलिंग भी होती है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे जो कई बच्चे थोड़े शरारती किस्म के होते हैं, वो उनके साथ व्यवहार सही नहीं करते या उनको मार भी देते हैं। उस चीज से और वो चीजें घर पे आके वो बताना नहीं चाहते, इवन टीचर से भी शेयर नहीं करते। वो अंदर ही अंदर दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। फिर उनका स्कूल जाने से बचना और किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना। और एक सबसे बड़ा ये भी देखा गया ऑनलाइन क्लासेज के टाइम पे, जैसे मतलब पेरेंट्स, कई हर एक आदमी तो पूरा ध्यान नहीं देता, यदि वर्किंग होते हैं पेरेंट्स, तो इस चक्कर में वो पूरा ध्यान नहीं दे पाते। बच्चे साइड में और भी बहुत सारी चीजें साइड में खोल लेते हैं, जो वो ऑनलाइन क्लासेज उनकी वैसे चलती रहती हैं, पर वो उसमें पूरा ध्यान न देके और दूसरी चीजों में ध्यान लगा लेते हैं। तो इसलिए बच्चों को हमेशा हमेशा समझना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनको किस किस चीज से परेशान है वो उनको हमेशा ध्यान रखना देखो, जी नमस्कार। हेलो, जैन जी। अच्छा, वहां उस पे लाइव नहीं आ रहा है प्रोग्राम? अच्छा ठीक है, अभी देखते हैं। अभी मैं करता हूँ। तो बच्चों में ज्यादातर गुस्सा या चिड़चिड़ापन, हाँ, पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस स्कूल में ये सब उसकी, भी लक्षण हो सकते हाँ हैं। स्कूल में क्षमता कम हो जाती है। जो पहले आप देखते थे कि बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, वो मार्क्स कम होने लग जाते हैं। जी और जो सामाजिक अपने रिश्ते हैं वो प्रॉपर वो नहीं जा पाता, अपने सिबलिंग्स या कजिन्स के साथ खेलता नहीं है, अपने आप में खोया रहता है। तो हमेशा हमें आपने जो बताया कि सही टाइम पे और सही दिशा में जाके अपन इन चीजों से निजात पा सकते हैं। अर्ली साइंस होते हैं तो वो अपने को समझने चाहिए। कभी ये हमेशा यूं नहीं ये क्यों कर रहा है, उसकी भावनाओं को समझो। जी। और ये लाइव नहीं आ रहा है। अरे बता रहा और प्रश्न करो। कर दो आप। मेरा अभी हमारे हिंदी साथियों से कोई प्रश्न नहीं मिल पाया है। अगर दोबारा से हमें नंबर बता रहा हूँ, 011 24 36 94 84। एक बार फिर सुने। प्रश्न करने के लिए जो फोन नंबर है 011 24 36 94 84। धन्यवाद। जी नमस्कार। जी सर, मैं कांस्टेबल अख्तर बात कर रहा हूँ सर। एक्चुअली मेरा सवाल तो बता सकते हैं ये था कि सर कुछ
बातें ऐसी होती हैं कि फिर दिमाग से ना जाती नहीं है, तो बहुत कोशिश करते हैं कि इन बातों को निकाल दिया जाए, पर देख करके या कुछ ऐसा चीज देख लेते हैं, फिर से मतलब वो बातें दिमाग में रिपीट होती रहती हैं, और हम उन चीजों को मतलब सामने नहीं रख सकते, पर वो दिमाग में तो घूमती रहती है। उन बातों को कैसे भुलाया जाए? ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर साहब बताएंगे रिपीटेटिव थॉट्स। ये जय हिंद। आपने जो प्रश्न पूछा वो आपने बताया कि बार बार विचार आते रहते हैं, कुछ बातें होती हैं जो दिमाग में चलती रहती हैं। तो ये इसमें दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो, इसलिए वो हो सकता है, और वो कुछ टाइम के बाद में अपने आप चली जाती हैं। या जैसे कोई भी एक बार शुरू में तुरंत होता है तो स्ट्रेस में और तनाव में ज्यादा रहते हैं, फिर समय के साथ 5-7 दिन में धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो अपने को इसके ऊपर ज्यादा वो नहीं करना चाहिए। और यदि ये रिपीटेड थॉट्स आते हैं, बार बार आते हैं, आपको पता है ये विचार गलत हैं, फिर भी आते रहते हैं, आप रोकने की कोशिश भी करते हो, और जितने रोकते हो उतने परेशान हो जाते हो। तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, ऑब्सेशन थॉट्स आते हैं उसमें, ये भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको सही है कि यदि ये आपको लगता है कि जो विचार आ रहे हैं बार बार आ रहे हैं, और आपके ये भी पता है ये विचार गलत हैं, ऐसा नहीं हो सकता, और इस विचारों से दुखी होते हैं, और जब आप रोकने की कोशिश करते हैं उतने आप परेशान हो जाते हैं। तो इस टाइप की यदि विचार है तो ये हो सकता है। ये तो कंफर्म तो जब आप पर्सनली किसी को दिखाओगे या मिलोगे तो वो ही बता पाएंगे। पर ओसीडी हो सकता है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक बीमारी है, तो उसमें ये इस टाइप के विचार आ सकते हैं। थैंक यू। अरे तो हमें दे दो। जी हेलो। जी कुछ लोग का विचार ताकि जो पारिवारिक में हमारा स्ट्रेस में आते हैं, जैसे किसी का मृत्यु हो जाती है, उससे लोग जाते हैं, जैसे फौज में, तो उससे दूर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? जी जी, सुन लिया आपका प्रश्न। आप डॉक्टर साहब इसका रिप्लाई देंगे और मैं बताऊंगा। जय हिंद। आपने ये बताया पूछा कि कई लोगों को यूं लगता है मोह माया से ऊपर उठ जाना चाहिए। तो एक बार उसका सबसे पहले कि क्या है, किस चीज से मोह माया से वो ऊपर उठ रहे हैं, क्या हो रहा है, और उसकी क्या सोच है, उसके क्या अनुभव वो उनको एहसास हो रहा है, तो उस चीज के बारे में वो पूरा अपने को जानकारी होनी चाहिए। और उनका व्यवहार रोजमर्रा की जिंदगी में कैसा व्यवहार है, कोई अलग से व्यवहार तो नहीं कर रहे वो, या जैसे जहाँ पे अपन कई बार को किसी चीज पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे अपन बात करते हैं पर उनका उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, अपन तो सब सीरियस हैं, पर उनका जो हाव भाव है वो उसके प्रति उनका कोई अफेक्ट आ नहीं रहा, तो हमको वो देखना चाहिए। और आप शायद ये कह रहे हैं कि ये चीजें ध्यान में ही नहीं रहे, तो ये आप तो एक इंसान है, तो ये चीजें संभव नहीं है कि आप इन चीजों से ऊपर उठ सकते हो। और हर इंसान में मोह माया से ऊपर उठना एक वो बहुत ही मुश्किल सा वो है। पर जैसा आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, और हमारा कोई भी नियर एंड डियर जो संबंधी होता है उसकी मृत्यु पे दुख होना एक नेचुरल फिनोमेना है। उसको आप किसी तरह रोक नहीं सकते। लेकिन एक पीरियड निकलने के बाद अगर मन में उदासी और ये लक्षण है, तब ध्यान देने की जरूरत है। धन्यवाद। जी हेलो। हेलो जी सर। जय। जी अजय कुमार। जी हेलो हाँ, बताइए अजय। सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे मेरे को कैसा पता चला कि सर मैं डिप्रेशन का या
अच्छा, ठीक है, ठीक है। अभी डॉक्टर साहब ने इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी थी, लेकिन एक बार मैं आग्रह करूंगा दोबारा शॉर्ट में एक बार जरूर आपको बताएं। जय हिंद। ये जो आपने बताया डिप्रेशन और अवसाद कहते हैं हम इसको, इसके मुख्यतः ये जो लक्षण है ये आपको ध्यान में रखने होते हैं। एक तो इसका वो अवधि होती है, इसको क्या है कि ज्यादातर समय और ज्यादातर दिन होती है। ये नहीं है कि एक दिन के लिए ये चीज होगी तो आपको डिप्रेशन हो गया। इसमें जैसे मन उदास रहना, मन दुखी रहना, शरीर टूटा हुआ रहना, एनर्जी का मतलब कम, शक्ति कम रहना, चिड़चिड़ापन और नींद डिस्टर्ब होना, भूख पे फर्क पड़ना और कई बार वर्थलेसनेस, सब कुछ खत्म हो गया, होपलेसनेस और ये चीजें होना। और यदि इसकी सीवियरिटी बहुत ज्यादा है तो ये आत्महत्या के भी विचार आना और आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी में है आपकी उसमें प्रोडक्टिविटी कम हो जाना, आप अपना जो परफॉर्मेंस है वो बराबर नहीं दे पाना और ये लंबे टाइम तक चलता है। तो हम डिप्रेशन कहेंगे और उसके लिए आपको अपने जो नियरेस्ट जो मेडिकल ऑफिसर हैं उनसे मिलें, वो और ज्यादा इसके बारे में जो मैंने बताया लक्षण तो मुख्यतः बता ही दिए। यदि ये हैं तो आप एक बार उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। ठीक है। अवधि जैसा आपने बताया कि 2 हफ्ते से ज्यादा यदि है और परसिस्टेंट लो मूड है, दिन में ज्यादातर समय मन में उदासी है और लैक ऑफ इंटरेस्ट, वो काम जिसमें पहले मन लगता था अब नहीं लग रहा है। इसके अलावा अन्य लक्षण जैसा डॉक्टर साहब ने बताया। जी, हेलो, जैन जी, बताइए। जी, क्या मैं ये डिप्रेशन बीमारी से बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और डॉक्टर साहब ने पहले भी इसके बारे में बताया, लेकिन अभी आपको दोबारा से बताएंगे। हाँ, जय हिंद नेगी जी। अभी जो आपने प्रश्न पूछा कि मैं डिप्रेशन से, ऑलरेडी आपको पता है कि डिप्रेशन से या तो आपको ऑलरेडी कहीं पे दिखा रहे होंगे या किसी ने आपका डायग्नोसिस बना रखा होगा, तो निश्चय रूप से आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। और डिप्रेशन एक ऐसी है कि कई बार आप यदि 5-6 महीने नहीं लेते तो अपने आप भी ठीक हो जाता है ये। पर यदि है और कई बार इसकी सीवियरिटी ज्यादा है तो आपको बराबर सही समय पर दवाई लेके और सही जो दवाई है उसको लेके आप इस चीज से बाहर निकल सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे इसमें एक बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर भी होता है, द्विपोलीय, जैसे उसमें दोनों पोल होते हैं। तो कई बार एक फेज जिसमें तेजी वाला फेज होता है उसमें ज्यादा बोलना, बड़ी बड़ी बातें करना, अपने आप को ही सब कुछ समझना, शरीर में ताकत ज्यादा आ जाना, शारीरिक क्षमता भी जैसे 2 घंटे 1 घंटे सो के भी बहुत अच्छा महसूस करना, भक्ति भावना ज्यादा करना, सेक्सुअल एक्टिविटीज भी उसकी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाना, पैसे ज्यादा खर्च करना, उल्टे सीधे डिसीजन लेना और इधर उधर घूमते रहना, फोन पे ज्यादा बात करना, ये उसका दूसरा रूप है जो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में। तो आपको एक बार जब अपने मनोचिकित्सक से मिलेंगे, उनसे पूछेंगे तो वो आपका सही, यदि आप केवल डिप्रेशन से ग्रस्त हैं या बाइपोलर हैं। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में भी डिप्रेशन एक टाइम होता है, उसके बाद में जब ये ठीक होता है तो उसके बाद में डिप्रेशन के लक्षण आ जाते हैं। तो वहां जाके आप अपनी दिखा के और आप निश्चिंत रूप से इससे बाहर आ सकते हैं। और जो आपके मनोचिकित्सक हैं वो ऐसी दवाइयों से आपका उपचार करेंगे। बस शर्त ये है कि आप वो दवाई टाइम पे लें बिल्कुल। और समय पे दिखाते रहें, जब आपको बुलाएं उस टाइम पे जाएं। और अपने यदि उस दवाइयों के कारण या पूरे ठीक नहीं हो रहे तो वो उसमें दवाई कम ज्यादा भी करेंगे। यदि एक दवा से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो वो दवाई चेंज कर देंगे। निश्चिंत रूप से आप एग्जिस्ट से बाहर निकल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन साथियों का कोई प्रश्न कारणवश संप्रेषित नहीं हो सका है वे हमें ईमेल कर दें, हम विशेषज्ञ के उत्तर से आपको अवगत करा देंगे। निश्चित रूप से ये सत्र बड़ा विशिष्ट सत्र था। इसमें काफ़ी प्रबल तरह से अवसाद और तनाव के बारे में विचारों को व्यक्त किया गया और निश्चित रूप से हमारे हिंदी साथी इससे लाभान्वित हुए होंगे।
हमें इस तरह से डॉक्टर शिवप्रसाद जी का हमें मार्गदर्शन मिलता रहेगा और इस कार्यशाला के आयोजन में शिक्षा एवं तनाव प्रबंधन शाखा की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं और जी जी बताइए। नमस्कार जी। दोबारा से जरा रिपीट कीजिए। जैसा आपने पूछा कि अक्सर हम बॉर्डर में तैनात रहते हैं और बच्चों के भविष्य को लेकर जो मन में चिंता रहती है और परेशानियां रहती हैं, इसके बारे में कैसे डील किया जाए और कैसे इन परिस्थितियों से निपटा जाए, ये इनका क्वेश्चन। आप के ऊपर दोहरी वो जिम्मेवारियां होती हैं, देश की सुरक्षा भी आपके हाथों में होती हैं और बच्चों के भी आपके ऊपर वो जिम्मेवारियां होती हैं। तो बच्चों में हमेशा समय समय पर उनसे आप वार्तालाप करते रहें, उनकी कोई समस्या है उनके बारे में डिस्कस करते रहें। इवन जब भी आप आईजी साहब बता रहे थे कि साल में हम इनको 3 बार छुट्टियां प्रदान करते हैं, तो उस टाइम पे कोशिश करें कि आप स्कूल में जाके जो टीचर हैं उनसे मिलें और उनसे पूछें कि कैसा परफॉर्म करता है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के ऊपर अननेसेसरी दबाव नहीं बनाएं कि तुम्हें ये लाना है, फर्स्ट आना है, सेकंड आना है। लाइफ का जिंदगी का वो भाग नहीं होता फर्स्ट आना सेकंड आना। लाइफ में एक कंप्लीट चीज़ों में एक पूरा संपूर्ण होना एक अपने आप में ज़्यादा महत्व रखता है। तो हमेशा उनसे जाके टीचर से पूछें। परिवार में आप बच्चों के बारे में अपने जो धर्मपत्नी हैं या आपकी माताजी हैं, पिताजी से हैं, उनसे भी बीच-बीच में वो कर सकते हैं। बीच-बीच में उनको उत्साहवर्धक चीज़ें या किताबें या जिससे उनका उत्साह बढ़े, वो लाके दे सकते हैं और उनका पूरा ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय परिवार को दें। छुट्टियों में जब भी जाते हैं तो अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करना चाहिए। क्वालिटी टाइम परिवार और बच्चे को देना चाहिए। जी हेलो जी बताइए। जय जी जी कि डिप्रेशन है, यदि बायो में होता है तो इसका इनिशियल सिम्टम क्या होता है सर? जो सिम्टम होते हैं किस तरह के होते हैं और क्या है? डॉक्टर साहब ने इतना डिटेल में इसके बारे में बताया कि सिम्टम इसके मन में ज्यादातर समय उदासी रहना, काम में मन न लगना, कोई भी वो एक्टिविटी जो पहले आपको काम करते हुए खुशी देती थी, अब उन चीजों में इंटरेस्ट न रहना, बायोलॉजिकल रिदम खराब हो जाना, जिसमें नींद ज्यादा आना या कम आना, आपकी एपेटाइट पे असर हो जाना, भूख कम हो जाना या ज्यादा हो जाना, डिक्रीज सेल्फ केयर, अपने आप का ध्यान न रखना, शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाना, इसके साथ साथ काम में मन न लगना, ज्यादा गुस्सा आना, ज्यादा चिड़चिड़ापन हो जाना तथा अंत में छोटी छोटी बात पे आंखों में आंसू आ जाना, आत्महत्या के विचार आना या अटेम्प्ट करना। लेकिन इसका ड्यूरेशन किसी भी परसिस्टेंट लो मूड, लगातार मन में उदासी और ये लक्षण अगर हैं जो कि 2 हफ्ते से ज्यादा है तो आपको मनोचिकित्सक को दिखाना अनिवार्य है सबसे पहले। सेकंड, जितना डॉक्टर साहब आपको बताएं, जितना जल्दी डायग्नोसिस होगा और दवाई आप सुचारू रूप से खाएंगे उतना फास्ट आपका रिकवरी होगा। जो लोग अक्सर दवाई बीच में छोड़ देते हैं बिना चिकित्सक की राय के, उनमें रिलैप्स में जाने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। थैंक यू।
जी बताइए जैन शिवानंद बोल रहा हूँ सर। जी जी। डिप्रेशन होता है, उसके इनिशियल सिम्टम्स क्या होते हैं? अच्छा बताइए आप। अच्छा, जय हिंद। आपने जो प्रश्न पूछा इनिशियल सिम्टम्स यही होता है, मन उदास रहना, दुखी रहना, परेशान रहना, शरीर टूटा हुआ रहना, एनर्जी की कमी रहना और नींद में, भूख में, इनमें परिवर्तन आ जाना, चिड़चिड़ापन महसूस करना, कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाना, रोजमर्रा की जिंदगी में जो आप पहले बहुत कुछ बढ़िया कर पा रहे थे वो ढंग से नहीं कर पाना, और कई बार यदि उसकी सीवियरिटी ज्यादा हो तो आत्महत्या के विचार आना, किसी चीज में रुचि नहीं रहना। और इसकी अवधि का भी इम्पोर्टेंट है कि ये लगभग 2 वीक से ज्यादा का समय होनी चाहिए ये सारी चीजें, और वो भी ज्यादातर समय और ज्यादातर दिन। ये नहीं है कि एक बार दिन में ये आ गया मेरे तो मेरे डिप्रेशन में, वो नहीं होगा। उसमें पूरे टाइम पे आप इन चीजों से जूझ रहे होते हैं, और इसके कारण ये मतलब जो लक्षण है मैंने बताए, इससे आपको डिप्रेशन होता है। इसके अलावा मैं अपने हिमवीर साथियों को ये भी बताना चाहूंगा कि यदि कभी भी उनके परिवारजन, कोई भी डिपेंडेंट, उनके मित्र, उनके कोई नॉन टू को अगर मानसिक चिकित्सक की राय चाहिए या दिखाना है तो आधार चिकित्सालय में आ सकते हैं, रेफरल हॉस्पिटल जा सकते हैं, या अगर दिल्ली में चाहे तो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में जो डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री है, जहाँ पे डॉक्टर साहब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, आप जाके अपना परिचय देके डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। धन्यवाद। और ये जैसे मतलब हमारा विशेष जो हमारे आर्म्ड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज या जवान या जो देश की सेवा में करते हैं, उनके लिए हम बहुत ही विशेष ध्यान रखते हैं, और उनको प्रायोरिटी पे हमारी कोशिश रहती है कि उनको देखते हैं कि उनके पास समय का अभाव रहता है, बड़ी मुश्किल से वो अपनी ड्यूटी के टाइम पे, छुट्टियों के टाइम पे दिखाने आते हैं, तो हम विशेष ध्यान रखते हैं। कभी भी आके लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज मनोरोग विभाग, मनोचिकित्सा विभाग में जो नई ओपीडी बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पे स्थित है, वहाँ आके आप अपनी समस्याएं बताएं, और हम हमारी तरफ से जो भी बेस्ट पॉसिबल हो, आप तो मेरे पास डायरेक्ट भी संपर्क आके मेरे से मिल सकते हैं, और हमारी तरफ से जो भी सहायता होगी वो आपको प्रदान करेंगे। जय हिंद। हेलो, मैं डॉक्टर शिव प्रसाद को पूरी आईटीबीपी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आशा करता हूं कि जो आज डॉक्टर साहब ने हम लोग को शिक्षा दी है उसको हम लोग ध्यान से समझेंगे और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और मैं थोड़ा सा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने एक जनरल शिक्षा दी है, मैं उसको टारगेटेड थेरेपी में कन्वर्ट करना चाहूँगा। मैं कहता हूँ कि एक समस्या का समाधान दूसरी समस्या नहीं है। अगर आप कह रहे हो कि आपका बच्चा पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहा है, तो खुश रहने का भी तरीका है कि आपके पास कम से कम बच्चा तो है। बहुत लोग पास बच्चा भी नहीं होता है, तो खुश रहना भी आना चाहिए। खुश रहना आएगा तो आप दुखी नहीं रहोगे, डिप्रेशन में नहीं जाओगे। दूसरा कि हम लोग को ये जानना चाहिए कि हम लोग जब किसी समस्या का, किसी फील्ड को कंपेयर करते हैं तो दुनिया के बाकी कंट्रीज में क्या हो रहा है, कैसे होता है, समस्या होती है, कैसे सॉल्व होता है, उसको भी ध्यान रखना। हमारी कंट्री में हमारे जो साइकेट्रिस्ट हैं वो अंडर यूटिलाइज्ड हैं। अगर यही देखिए, अमेरिका ठंडी कंट्री है, कोल्ड वेदर है, वहां पे जरूर थोड़ा ज्यादा दिक्कत आती है, फिर भी वहां पर साइकेट्रिस्ट बड़ा लीडिंग प्रोफेशन है। रीजन है कि वहां समस्या किसी को होती है, कोई डिप्रेशन में जाता है, कोई समस्या होती है तो डॉक्टर के पास जाता है। बट हमारे यहाँ, हमारे देश में हम लोग शर्माते हैं। हमारे देश में सेक्स एजुकेशन और साथ में साइकेट्री दोनों ऐसी समस्याएं हैं जिसमें कि हम अपनी समस्याओं को छुपाते हैं, कि ये फील करते हैं कि हमारी कोई बेइज्जती होगी, क्या बोलेगा कि हम साइकेट्रिस्ट के पास गए। तो हमको शर्माना नहीं चाहिए, हमको आगे आना चाहिए। और ये टारगेटेड थेरेपी में ये ध्यान रखना कि हमको सरकार ने जो हथियार दिया है वो दुश्मन को मारने के लिए दिया हुआ है, आतंकवादियों को मारने के लिए दिया गया है, अपने साथियों को मारने के लिए, अपने आप को मारने के लिए नहीं दिया गया है। गांधी जी ने कहा है कि जो सुसाइड कमिट करता है वो कायर होता है। तो सुसाइड केसेस पे जब हम लोग अपना कंधा लगाते हैं तो उसमें हम लोग को थोड़ा सा खराब लगता है। तो आप, हमको होना चाहिए कि हमको देश के लिए सेवा करनी है, अपनी समस्याओं का आपस में मिलजुल के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर समस्या आती है, शर्माओ मत, आगे आओ। हम लोग पास पहले एक साइकेट्रिस्ट होते थे, आज हमारे पास साइकेट्री विंग है यहाँ पे,
और स्ट्रेस काउंसलर्स हमारे पास हर बटालियंस में है। स्ट्रेस काउंसलर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। स्ट्रेस काउंसलर्स अंडर यूटिलाइज हैं हमारे। तो आप लोग को होती है, आपके चिकित्सक हैं, साथ में स्ट्रेस काउंसलर्स हैं बटालियंस में, उनकी सर्विसेज लीजिए, उनको अपनी समस्या बताइए, देखिए कि क्या आपकी समस्या को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर समस्या को हम सोचते रहेंगे और डिस्कस नहीं करेंगे किसी से तो समस्या बढ़ेगी। तो मैं ये चाहूंगा कि जो आज डॉक्टर साहब ने जो शिक्षा दी है हमको, हम सब उसको अमल करेंगे और कोशिश करेंगे हम खुश रहें और हमारे बीच में सब लोग आगे बढ़े। हमको कोशिश होनी चाहिए अगली पीढ़ी जो हमारी उसको और हम अपने से आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अंतिम प्रश्न ले लिया गया है। यदि किसी साथी का, किसी हिंदवीर का कोई ऐसा प्रश्न है जो वो चाहते हैं कि उनका जवाब चाहिए, तो आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। एक्सपर्ट के जवाब से आपको अवगत करा दिया जाएगा। इस कार्यशाला के सफल आयोजन के लिए शिक्षा एवं तनाव परामर्श शाखा बधाई की पात्र है। अब मैं अनुरोध करना चाहूँगा श्री श्याम मेहरोत्रा, महानिरीक्षक शिकायत एवं कल्याण बल परिवार की ओर से डॉक्टर शिवप्रसाद को प्रतीक चिन्ह भेंट देने की कृपा करें। आगे आ जाओ। वहां से डालिए। डॉक्टर बाबा धन्यवाद कर रहे हो। हम तो इस पे नहीं रहे। थैंक यू सर। थैंक यू। नई सोच, नई पहल और एक नए निश्चय के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। What do you think?